नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मॉर्निंग की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि के बारे में जानेंगे। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है? सबसे बड़ी पहले आपको यह जानना है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि, दो चीजें हमें होती है अभिक्रिया की, और दोनों ही हमें पढ़नी है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो रहता है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि, दोनों में रहता है, जबकि मैं आपको आज दोनों में अंतर बताने वाला हूं, अभिक्रिया की आणविकता में और अभिक्रिया की कोटि में। ठीक है, देखें अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की जो आणविकता है वो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और जब हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे तो वहां पे केवल अभिकारकों के अणु भाग लेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे अणुओं की संख्या हो रही है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया के लिए आवश्यक पूर्ण संख्या को, अब यहां पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्ण संख्या, हमने बताया पूर्ण संख्या को उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट आप लिख लीजिए। जैसे कि पहला हम पॉइंट क्या है, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की आणविकता ना तो शून्य होती है, ना तो शून्य होती है, और ना ही क्या होगी? भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक होती है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो शून्य नहीं होगी और ना ही भिन्न में होगी, यानी कि 1/2, 1/3 या 1/4 इसमें भी नहीं होगी और 0 भी नहीं होगी। जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है और हमारा शून्य भी होती है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया की अभिक्रिया की आणविकता ऋणात्मक भी नहीं होती, ऋणात्मक भी नहीं होती। क्लियर? यानी कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या नहीं हो सकती, ना तो शून्य होती है और ना ही क्या होगी? भिन्नात्मक होगी, बल्कि क्या होगी? मतलब एक पूर्ण संख्या होगी। मैंने यहां लिखवाया है क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी अभिक्रिया की आणविकता। समझ रहे हैं? और ऋणात्मक भी नहीं होगी, ये पॉइंट आपको समझना है। ना ही ऋणात्मक होगी, ना ही भिन्नात्मक होगी, ना ही शून्य होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर, अभिक्रिया के अणुओं के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता का वर्गीकरण। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या के आधार पर, के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं देख लीजिए। नंबर 1, एक अणुक अभिक्रिया, यानी कि यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 2, द्विअणुक अभिक्रिया, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तीसरा पढ़ना है हमें त्रिअणुक अभिक्रिया, यानी कि ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि अभिक्रिया के अणुओं की संख्या पर हमने अभिक्रिया की आणविकता हुई वो 3 प्रकार से बताई आपको। नंबर 1, एक अणुक अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 2, द्विअणुक अभिक्रिया बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 3, त्रिअणुक अभिक्रिया ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, 3 प्रकार की रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता हो गई हमारी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। एक अणुक, द्विअणुक, त्रिअणुक। अब तीनों में आपको यही बताने वाला हूं बहुत सिंपल तरीका से, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का एक अणु भाग लेता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का क्या ले, एक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के द्विअणु भाग लेते हैं। अब दोनों समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि दोनों ही समान ही हो, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। क्या कहलाती हैं? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। नंबर 3, त्रिअणुक अभिक्रिया ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के कितने अणु भाग लें? 3 अणु भाग लें। क्या कहलाएंगी? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएंगी। क्लियर हो गई? अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नंबर 1 हेडिंग बनाए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? एक अणु का अभिक्रिया लिखें, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जबरदस्ती आप टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट भाई क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें
अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, ठीक है, क्या कहलाएंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ए बनेगा क्या? प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे PCl5 क्या बना? PCl3 Cl2 H2O2 H2O, ये सब क्या है? देखो, अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है। जैसे हमने ए लिया तो प्रोडक्ट बना, PCl5 एक ही है, यहां पे कुछ नहीं है, क्या है? एक ही है, तो क्या है? कितने टूट रहा है? 2 पे टूट गया। एक अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया का, अभिकारकों का, तो क्या अभिक्रिया हो गई? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हमें पढ़ना है बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, द्विअणुक अभिक्रियाएं। देखें नंबर 2 हेडिंग बनाए, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रियाएं। इसमें क्या है? बे अभिक्रियाएं, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो समान, अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाती हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के क्या लें? दो अणु भाग ले, क्या कहलाएंगी? बाइमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल 2A क्या बना? प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहां पे A प्लस B भी हो सकता है, क्या बना? प्रोडक्ट बना। ऐसा नहीं है कि 2A ही हो, समान ही अभिकारक हो, भिन्न भिन्न अभिकारक भी हो सकते हैं। हम परिभाषा यहाँ पे चेंज भी कर सकते थे, ये लिख सकते थे बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के समान या भिन्न भिन्न दो अणु भाग लेते हैं, समान या भिन्न भिन्न दो अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर? यानी कि परिभाषा में इसकी चेंज कर सकते हैं इसके आधार पर। बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के समान या भिन्न भिन्न दो अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाती हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेंगे इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो है हमारा एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कैसे करें भाई? देखें, एथिल एसीटेट का जल अपघटन यानी कि एथिल एसीटेट क्या है? C2H5 एथिल एसीटेट CH3, ये हुआ भाई हमारा एथिल और ये एसीटेट, ठीक है। एथिल एसीटेट का क्या कर रहे हैं हम? जल अपघटन कर रहे हैं। तब क्या बनेगा भाई? एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, ठीक है। कैसे बना? यहां से तोड़ देगा भाई, यहाँ पे H और यहाँ OH, ये हो गया, समझ रहे हैं? तो ये क्या बना? एसिटिक एसिड और ये एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एथिल अल्कोहल। क्लियर हो गया? अब देखें
कौन सी? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होगी ये भी समझ लीजिए। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होती है देखिए। अब बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणुओं के कितने भाग लें? 3 भाग लें। बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणु, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 अणु, बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यहां पे लिखेंगे समान या भिन्न भिन्न अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं, क्या कहलाती है? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। जिसमें 3 अणु भाग लेते हैं क्या कहलाएंगे? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। देख लीजिए 3A प्रोडक्ट बना। क्लियर? अब 2A प्लस बी फिर प्रोडक्ट बना, A प्लस बी प्लस सी क्या बना? प्रोडक्ट बना। ठीक है? यहां पे देखें 3 अणु समान भी हो सकते हैं, जिसमें 2 भी समान हो सकते हैं, 1 भिन्न हो सकता है, तीनों भिन्न हो सकते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हुआ? यूनिमॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर और ट्राई मॉलिकुलर। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में यहां लिख दे रहा हूं इसका 2NO प्लस O2 NO2। ठीक है? ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें 2 समान होगा, 1 भिन्न हो गया। ठीक है? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। क्लियर हो गया? अभी हमने जो पढ़ा था अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है? अभिक्रिया की आणविकता में, अभिक्रिया की आणविकता का मान हमेशा ध्यान रखें पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि पूर्ण संख्या होती है। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अभिक्रिया की आणविकता का मान ना तो भिन्नात्मक होगा, ना ऋणात्मक होगा और ना ही शून्य होगा। ठीक है? केवल पूर्ण संख्या होगी। अब दूसरी बात, अभिक्रिया की हमने वर्गीकरण पढ़ा आणविकता के आधार पर, अणुओं के आधार पर अभिक्रिया की वर्गीकरण। तो उसमें क्या था? यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर और ट्राईमॉलिकुलर। ठीक है? यूनिमॉलिकुलर में 1 अणु भाग लेगा, बाईमॉलिकुलर में 2 अणु भाग लेंगे, ट्राईमॉलिकुलर में 3 अणु भाग लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि हमें पढ़ना था। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? देखिए अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, मैं आपको शून्य कोटि की यानी कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर सारी रिएक्शन बताने वाला हूं। पहले आप ये समझ लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये जानना है आपको। देखिए अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से देखेंगे, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर? तथा सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। क्लियर? अब हमने एक रिएक्शन माना है एक रिएक्शन स्मॉल ए कैपिटल ए। स्मॉल ए यहां पे क्या है इसकी बताइए? अभी मैंने बताया आणविकता, यहाँ पे ये इसकी क्या है? आणविकता है। आप इसकी कोटि ना समझे कि यहाँ पे ये कोटि है इसकी, ये क्या है इसकी? आणविकता है। देखो बी, इस कैपिटल बी की स्मॉल बी आणविकता है।
सी इसकी यहां पर हो गया, यानी कि ये एक अभिक्रिया होगी, हमने मान ली। ठीक है, अब इसमें हमें क्या जानना है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक कैपिटल ए की सांद्रता की किसके, एम घात के, हमने मान लिया क्या है, एम घात के, तथा अभिकारक बी की सांद्रता के स्मॉल एन घात पर। ठीक है, अगर अभिकारक ए की सांद्रता जो हो उसकी घात स्मॉल एम हो और अभिकारक बी की सांद्रता की क्या हो, स्मॉल एन घात हो, तब क्या होगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर यानी कि के सांद्रता ए की, यानी कि अभिकारक ए की सांद्रता के एम घात, अभिकारक बी की सांद्रता के एन घात। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल को होगी। क्लियर हो गया, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट हो गया। क्लियर, के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि स्मॉल एम, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, स्मॉल एम, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, स्मॉल एन। क्लियर, और अभिक्रिया की जो समग्र कोटि होगी वो एम प्लस एन होगी। क्लियर हुआ, अभिक्रिया की जो समग्र कोटि है वो एम प्लस एन होगी। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि अभिक्रिया की कोटि का मान, जैसे कि अभी मैंने बताया था, आणविकता क्या होती है हमारी, केवल पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। क्लियर, और भिन्नात्मक, पूर्णांक और शून्य हो सकती है, जबकि आणविकता ऐसा नहीं होती है। ठीक है, हम ये पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट हमें क्या लिखना होगा, अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या होगी, शून्य भी हो अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होगी। ठीक है, भिन्नात्मक नहीं होगी, केवल पूर्णांक होती, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यहां पे ये पॉइंट नोट करके लिखा रहे हैं, हम समझे, नोट करके लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्नांक, शून्य हो सकती है। ठीक है, इतना अंतर था, आप ध्यान रखें। जब अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर पूछा जाए तब आप ये बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता क्या है और अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होता है केवल पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्ण संख्या को, अणुओं की पूर्ण संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि का मान हमारा क्या हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, और क्या होगा, शून्य भी हो सकता है, यानी कि पूर्णांक, भिन्नांक और शून्य, पूर्णांक, भिन्नांक और क्या होगा, शून्य। ठीक है, भिन्नांक यानी कि भिन्नात्मक लिख लो उसको, भिन्नात्मक, क्या होगा, भिन्नात्मक, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, अभिक्रिया की कोटि हो गई। ठीक है, अगर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आए, आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं, एक तरफ अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में लिखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में लिखेंगे, दोनों में अंतर आप बहुत स्पष्ट कर सकते हैं। और जबकि मेन जो अंतर है हमारा, मुख्य अंतर क्या है, आपको यही बताना होगा, जो पूर्ण संख्या होती है वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, भिन्नांक भी होगी, भिन्नात्मक भी होगी, पूर्णांक भी होगी और शून्य भी होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ
ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार होती है। अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार हैं। ठीक है, नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर क्या होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? यानी कि आप समझिए, हालांकि मैं आपको चारों टाइप बताऊंगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जबकि इंटरमीडिएट में केवल ये हैं। ये 12th लेवल पे आपको केवल जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर नहीं पढ़ना है। ये हमारा बीएससी लेवल हो गया। ठीक है, बीएससी लेवल हो गया। नीट में भी पूछा जाता है यहां से। ठीक है, जेईई में भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे, ये चीज जो है, ये चारों में आ सकता है यहाँ पे हमारा। जबकि क्या होगा? बीएससी में हमारी ये दोनों बीएससी में आ जाएंगी, ये इंटर में आ जाएंगी। बीएससी में कभी कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी रिएक्शन पूछ लेते हैं, डेरिवेशन सेकंड और थर्ड ऑर्डर ही पूछे जाते हैं आपको। तो ये आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। सबसे मेन बात है, इंटरमीडिएट के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन मेन है, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन आप ना करें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, यानी कि ये, इस पे आप डाल लीजिए एग्जाम 2023, एग्जाम 2023, यहां से 100% कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का। केवल पूरा चैप्टर पढ़ाने का हमारा यही सारा था कि आपको ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कराना है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कराना है, और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल कराना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आएगा 3 नंबर का, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डेरिवेशन कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फिर आपको अर्ध आयुकाल पढ़ना होगा। इसमें केवल इंटरमीडिएट में इतना ही है। ठीक, बाकी बीएससी और नीट लेवल पे आप चारों ऑर्डर की रिएक्शन आपको आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अभी मैं आपको केवल बेसिक बता दूंगा इन चारों के बारे में, जबकि मेनली डीपली आपको केवल 2 पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट के बेस पे। बाकी जब मैं कभी नीट की क्लास लूंगा या जेईई की नीट की क्लास पढ़ाऊंगा, बीएससी की क्लास जब भी लूंगा, तो आपको मैं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेशन दे दूंगा। ठीक है, अभी आपको केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 2 ही पॉइंट को मेन पे ध्यान रखना होगा और आपको यहां समझना होगा। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इन चारों के बेसिक पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, कल पुनः मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी। क्या पढ़ेंगे? हम चारों रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे और अर्धायुकाल करेंगे। हमारी केमिकल काइनेटिक्स इंटरमीडिएट के लेवल का समाप्त हो जाएगा। मैंने फ्री बता रहा हूं आपको, इंटरमीडिएट में सबसे मोस्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए तो। ठीक है।